अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ यूएसए को डिस्कस करते हैं कि यूएसए की हिस्ट्री क्या है। और जब हम हिस्ट्री ऑफ यूएसए स्टार्ट करते हैं तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है उसका जिक्र हमारे पास सबसे पहले आता है। क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था? आप सबने पढ़ा होगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को इजाद किया। क्रिस्टोफर कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका। लेकिन आज थोड़ा सा हम उसको ब्रीफली जानते हैं कि हु वाज क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस वाज बोर्न इन 1451। he he belonged to a middle class family। वो जो था उसको सी वोवेजेस करने का बहुत शौक था। तो 1492 के अंदर क्रिस्टोफर कोलंबस ने वोएज के दौरान अमेरिका की उस ज़मीन को इजाद किया। बेसिकली क्रिस्टोफर कोलंबस ने कोई इतनी ख़ास एजुकेशन तो बिल्कुल भी हासिल नहीं की थी, ना ही उसके पास इतना कोई रेवेन्यू था। फाइनेंशियल तौर पे वो इतना स्टेबल नहीं था कि वो लार्ज वोवेजेस कर सकता, जाके जो है अपनी मर्ज़ी से अपने शौक़ के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकता। तो कैस्टाइल मॉडर्न डे स्पेन की क्वीन इज़ाबेला ने उसको मैंडेट किया, उसको फाइनेंस किया न्यू ट्रेड रूट्स को इन्वेंट करने के लिए। क्योंकि अगर आप मैप को देखें कि तो यूरोप से अगर आपने जाना हो चाइना और जापान की तरफ तो एक डी शेप सी के थ्रू जब आप जाएंगे तो एक डी शेप जो है वो एक रूट बनता है जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग रूट था। तो चाइना और जापान की तरफ जो है क्रिस्टोफर कोलंबस को रूट्स फाइंड करने के लिए, ट्रेड रूट्स को फाइंड करने के लिए उसकी फंडिंग की गई। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 4 वोवेजेस किए, जिसमें उसने सबसे पहला वोएज 1492 में अमेरिका इजाद करके किया, जहाँ वो ब्रह्मस आइलैंड्स के ऊपर पहुँचा। तो दूसरा वोएज उसने फिर 1493 में किया, फिर 1498 में किया, फिर फोर्थ वोएज उसने 1502 में किया। और फिर जो है ये खबर जो है यूरोप कॉन्टिनेंट्स तक पहुंची। अच्छा, जब 1492 के अंदर उसने वोएज किया तो उसमें उसने जो बोट्स को यूज़ किया वो अक्सर हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं और तकरीबन हिस्ट्री ऑफ यूएस के पेपर में लाजमी उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो उसकी फर्स्ट वॉयज के अंदर हमारे पास बोट्स थी, उनके जो नेम्स थे वो हैं सेंटा, पिंटा एंड मैरिया एंड नीना। ये 4 जो बोट्स थी वो उसने फर्स्ट वॉयज में यूज़ की थी। तो इस 4 बोट्स के नेम्स आपने हर हाल में याद करने हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। सोच रहे होंगे कि जो इसने वो पीस ऑफ लैंड को इन्वेंट किया कोलंबस ने, क्या वहाँ पर पहले से कोई रह नहीं रहा था? क्या वो बिल्कुल खाली था और जाके क्रिस्टोफर कोलंबस ने वो इन्वेंट कर लिया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्रिस्टोफर कोलंबस जब वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे पहुँचने के बाद उसने कुछ अफ्रीकन टाइप के उसने लोग देखे और उसने उनका नाम रेड इंडियंस रख दिया उनकी स्किन की वजह से। तो उसने ये सोचा उनको देख के कि लगता है मैं चाइना और जापान तो नहीं पहुंचा, लेकिन इंडिया ज़रूर पहुंच गया हूँ। तो फिर उसके बाद वो ख़बरें जो हैं वहाँ पे यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स में पहुंच गई। तो जो बड़े बड़े उनके कॉन्टिनेंट्स थे, स्पेन, नीदरलैंड्स, वो जो थे वो कॉलोनाइजेशन की तरफ उन्होंने मूव करना शुरू किया। कॉलोनाइजेशन कैंपेन्स उन्होंने लॉन्च की। लेकिन जब कॉलोनाइजेशन कैंपेन्स के नतीजे में लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया वहाँ से वहाँ, उस जो पीस ऑफ लैंड क्रिस्टोफर कोलंबस ने इजाद किया था उसके ऊपर जो है उन्होंने रेजिडेंट बनना शुरू किया। तो क्योंकि वो लोग
उन डिजीज़ के लिए इम्यून नहीं थे, जो डिजीज़ उस पीस ऑफ लैंड पर मौजूद थी, तो वो लोग वक्त के साथ साथ वहाँ पर मरने लगे, डिसअपेयर होने लगे। तो जो ये उनकी कॉलोनाइजेशन कैंपेन्स थी, ये वहाँ पे कामयाब नहीं हो। कॉलोनियल पावर्स वर डिसिमेटेड, क्योंकि जब डिजीज़ की इम्यूनिटी उनके अंदर मौजूद नहीं थी तो वो मरने लगे। और साथ साथ जो एक और चीज़ ऐड करता चलूँ मैं, जब वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट से ईस्टर्न कोस्ट पर जाते थे तो वहाँ भी वो जो डिजीज़ लेकर जाते थे, तो नेटिव अमेरिकन्स जो ईस्टर्न कोस्ट पर मौजूद थे वो भी वहाँ पे मरने लग जाते थे। तो इसी के साथ साथ जो है उस टाइम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वहाँ की, उस टाइम एरिस्टोक्रेट्स या कोई इलिट क्लास वहाँ पर मौजूद नहीं थी कि जो यूरोप से उठ के अमेरिका में सेटल होना चाह रही थी। उस टाइम सिर्फ एडवेंचरर्स मौजूद थे। जो लोग ट्रैवल कर रहे थे देवर एडवेंचरर्स, या फिर वो कुछ लोग होते थे जो पॉलिटिकल परसिक्यूशन से बचना चाह रहे थे, और कुछ लोग होते थे जो रिलीजियस परसिक्यूशन से बचकर वहाँ पे सेटल होना चाह रहे थे। इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन जो है, ग्रेट ब्रिटेन ने लोगों को जब सज़ा देनी होती थी तो वो उनको नेटिव अमेरिका में उनको उस पीस ऑफ लैंड के ऊपर शिफ्ट कर देते थे, उन कॉलोनीज़ के अंदर उनको भिजवा दिया करते थे। एक अकाउंट के मुताबिक 50,000 लोग ग्रेट ब्रिटेन ने सज़ा दिए, जिनको सज़ा देनी थी, जिनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, जिनकी जजमेंट्स चल रही थी उनकी कोर्ट्स के अंदर। जब उनकी जजमेंट्स आईं तो जो कन्विक्ट्स थे उनको अमेरिका की लैंड के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता था। तो जो मैं बता रहा था कि 50,000 लोग एक अकाउंट के मुताबिक उन्होंने शिफ्ट की। अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वो लैंड ओनिंग डेमोक्रेसी कहलाती है, क्योंकि नेटिव जो अमेरिका था उसके अंदर लैंड ही लैंड थी, और उसके कंपैरिजन में जो यूरोप था उसमें आम आदमी अपने ख्वाब ख्याल में भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि वो भी वहाँ पे लैंड को परचेज़ कर सकता है। तो अमेरिका जो था, नेटिव अमेरिका, उसमें लैंड की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं थी, तो इसलिए भी वहाँ पे उसको लैंड ओनिंग डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। अच्छा, तो स्पेन, फ्रांस, डच, इन्होंने वहाँ पे कॉलोनाइजेशन शुरू कर दी। इनके कुछ फैक्टर्स थे कि इन्होंने वहाँ पे कॉलोनाइजेशन की। उसमें जो इकोनॉमिक फैक्टर आते हैं, जो इकोनॉमिक फैक्टर थे उसमें जो स्पेन था, स्पेन जो था उसको गोल्ड और सिल्वर में इंटरेस्ट था। स्पेन नेटिव अमेरिका में जाता, उसका एक ही पर्पस था, नेटिव अमेरिका में जाना, गोल्ड और सिल्वर को वहाँ से निकालना और वापस अपनी कंट्री यूरोप के अंदर लेकर जाना। जो फ्रेंच थे, फ्रेंच जो थे उन्होंने वहाँ पे एक इंटरनेशनल, फ्रेंच जो थे वहाँ पे उनको जो है वहाँ पे जो नेटिव अमेरिका थे वो जो अपने आप को ढांपने के लिए फ़र्ज बनाते थे, वो उनके लिए अट्रैक्शन का बाइस बन रहे थे। तो फ्रेंच जो थे वो उसको जो फ़र्ज़ थे, फ़र्ज़ का बिज़नेस जो था उसमें इंटरेस्ट था, तो वो इसलिए भी कॉलोनाइजेशन कर रहे थे कि वो वहाँ की फ़र्ज़ जो हैं वो यूरोप तक ट्रेड के लिए यूज़ कर सकें। और जो डच थे, डच एक इंटरनेशनल सिटी बनाना चाहते थे, और उन्होंने डचेज़ ने इंटरनेशनल सिटी एक बनाई, उसको न्यू आम्स्टर्डम का नाम दिया, जो कि बाद में ग्रेट ब्रिटेन ने उनसे छीन ली और उसको न्यूयॉर्क का नाम दे दिया गया। और इसी तरीके से जो है वो जो हमारे पास इंग्लिश थे, इंग्लिश वहाँ पे एक लार्ज स्केल पे जो ज़मीन थी, जैसे कि मैंने बताया ताहद निगाह ज़मीन जो वहाँ पे मौजूद थी उसके ऊपर वो एग्रीकल्चर पर्पज़ से कॉलोनाइजेशन कर रहे थे। वहाँ पे वो कॉटन को सीड कर रहे थे और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो वो वहाँ पे ग्रो कर रहे थे,
फिर वो ग्रो करके उसको ट्रेड के लिए यूज़ भी कर रहे थे और कंजप्शन के लिए भी यूज़ कर रहे थे। इस तरह ये जो चारों कंट्रीज़ थी, सॉरी चारों जो ये कॉलोनियल मास्टर्स थे, इनकी जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स थी वो नेटिव अमेरिका की लैंड से फुलफ़िल हो रही थी, जो कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में इन्वेंट किया, जब वो ट्रेड रूट्स चाइना और जापान की तरफ जो जाने थे उनको ढूंढ रहा था, जिसको फंड किसने किया था? कैस्टाइल की जो कैस्टाइल मॉडर्न डे स्पेन की जो क्वीन थी एजाबिला, उसने उसको फंडिंग की थी ताकि वो ट्रेड रूट्स को फाइंड कर सके। लेकिन जब ये सारा कुछ हुआ तो एक अनकंडीशनल सा एक ट्रेंड चला जिसमें कॉलोनियल मास्टर्स को इकोनॉमिकल फ़ायदे होने लगे, और उसके बाद फिर जो है उसके अलावा अगर देखा जाए तो सिर्फ फ़ायदा इकोनॉमिकल उन्होंने नहीं लिया, वो वहाँ से रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो वहाँ पे कॉलोनाइज करना चाह रहे थे। जो स्पेन एंड फ्रेंच थे उनका जो है वो सेम रिलीजन था, वो उनका जो है कैथोलिक क्रिश्चियनिटी पे वो बिलीव करते थे, स्पेन और फ्रेंच। तो उन्होंने वहाँ पे नेटिव अमेरिका में जाके अपने इस कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में इंडियंस को कन्वर्ट किया और ख़ुद भी एक शानदार वहाँ पे अपना एक रिलीजियस फ्लैग उन्होंने रेज़ किया, और वो वहाँ पे आराम से रहने लगे। मज़ीद जो रिलीजियस परसिक्यूशन से बचते थे वहाँ से, तो ये वहाँ पे आराम से नेटिव अमेरिका के अंदर सेटल हो गए। तो ये जो है कुछ इकोनॉमिक और रिलीजियस फैक्टर्स थे जो कि मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में आपको पता हो कि क्रिस्टोफर कोलंबस की जो 4 वोवेजेस थे उसमें उसने पार्ट्स के अंदर अमेरिका की जो लैंड थी उसको इन्वेंट तो उसने 1492 में कर लिया था, लेकिन फिर बाद में 1493, 1498, 1502 इसमें उसने 4 वोएजेस किए, जिसमें उसने अमेरिका को एक कंप्लीट उसकी ज़मीन को इन्वेंट किया। और उसमें उसके बाद जो है मैंने आपको जिस तरह बताया कि कॉलोनाइजेशन हुई, फिर कॉलोनाइजेशन जो है उसको वो डिस्ट्रॉय हुई। वजह क्या थी? डिजीज़ थी, जर्म्स थे, जो कि दोनों तरफ सेम सिचुएशन रही। वहाँ के जब लोग कॉलोनाइज कर रहे थे तो वो वहाँ पे मरते गए, और जो वहाँ से जो डिजीज़ ईस्टर्न कोस्ट फैला रहे थे उसका भी एक बुरा इम्पैक्ट रहा। फिर वो कोशिशें जारी रहीं, उनको छोड़ा नहीं गया, तो बाद में फिर इकोनॉमिक और रिलीजियस फ़ायदे उठाए गए। तो ये हमारा जो है आज का फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें हमने देखा कि किस तरह कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुई उस पीस ऑफ लैंड के ऊपर, और किस तरह रिलीजियस और इकोनॉमिक फैक्टर्स उन्होंने यूटिलाइज किया।